हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं आपके बीच अपने वीडियोस के माध्यम से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं और मैं आपकी जो तैयारी है बीपीएससी और बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर का जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, इसकी तैयारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कराता आ रहा हूं और आगे भी कराता रहूंगा। लेकिन इन दिनों कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अब मैं ऑडियो के माध्यम से आपके बीच में लगातार इसकी तैयारी कराता रहूँगा। दोस्तों, मैंने शिक्षा समिति से संबंधित एक एक करके क्रमवार आपके बीच में लगातार इसकी चर्चा किया हूँ और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये वीडियो आपके बीच मैं लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज जिस आयोग की चर्चा मैं कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ जिस आयोग की चर्चा की थी वह था सैडलर आयोग। दोस्तों, आज जिस आयोग की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ वह है हार्टोग कमेटी यानी हार्टोग आयोग, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हार्टोग कमेटी क्या है। हार्टोग कमेटी से संबंधित जितने भी सुझाव हैं उन सभी सुझावों की चर्चा मैं आपके बीच में करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव थे हार्टोग कमीशन के, साथ ही माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव थे, उच्च शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव थे। दोस्तों, इन सब पर मैं बारी बारी से आपके बीच में चर्चा करने वाला हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको बनेंगे एग्जामिनेशन में वीडियो के बीच में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि हार्टोग कमेटी क्या है। दोस्तों, हार्टोग कमेटी क्या है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको मैं बताता हूं कि जो 1919 ईस्वी में जो द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी उससे भारतीय नेता संतुष्ट नहीं थे और इसके कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। उससे ये जोर पकड़ा था और इसी समय दोस्तों, इसी समय राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की गूंज भी चारों ओर फैली हुई थी। सभी नेता इस बात पर एक मत थे कि जो एजुकेशन होना चाहिए, जो इंडियन एजुकेशन होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। साथ ही जो एजुकेशन है वो भारत की संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, न कि अंग्रेजी संस्कृति पर। यह भारतीय नेताओं की मांग थी। प्रारंभ से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो बच्चों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत करे। यानी कि उस समय हमारा देश गुलाम था और जन जागरण खास करके स्वतंत्रता को लेकर के भारतीय नेताओं के अंदर इस चीज़ को लगता था कि ये बच्चों के अंदर होनी चाहिए जिससे हम इन अंग्रेजों को भगाने में तत्पर हो सके। प्रारंभ से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो बच्चों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जागृत करे। दोस्तों, ये भारतीय नेताओं की मांग थी। स्वदेशी भाषा, साहित्य, लिटरेचर और हिस्ट्री का ज्ञान कराया जाए, उनकी डिमांड था। साथ ही शिक्षा ऐसी हो जो पूर्ण रूप से भारतीय हो और भारत तथा भारतीयों के विकास में सहायक हो। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्थितियों को समझते हुए ब्रिटिश शासन नीति को निश्चित करने के लिए 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन से भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे गए। साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी जटिलता, देखिए शुरू से ही
जितनी भी कमेटियां आई उसने जटिलता को दूर करने का प्रयास किया, पर जो उनका निजी पक्ष जो सामने आता था उससे ये जटिलता दूर नहीं होती थी। साइमन कमीशन भी वही आगे बढ़ा और भारत के जो शिक्षा संबंधी जटिलता थी उसको सुलझाने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? सर फिलिप हार्टॉग। दोस्तों इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम हार्टॉग समिति कहा जाता है। दोस्तों हार्टॉग इस समिति के अध्यक्ष बने, सर फिलिप हार्टॉग, और इन्हीं के नाम पर इस समिति को हार्टॉग समिति कहा जाता है। दोस्तों हार्टॉग जो थे वो भारतीय शिक्षा से पहले से ही परिचित थे। वे ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1917, जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ किया है दोस्तों, जो सैडलर आयोग है उसमें उसके बारे में मैंने पूरा वर्णन किया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे नोटिफिकेशन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो हार्टॉग ने भारतीय शिक्षा की नीति, प्रशासन तथा स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया और इसके बाद दोस्तों 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया। तो अब मैं आपके बीच में बताता हूं कि इन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें मैं आपको शुरू में ही वीडियो के बताया कि इनके सुझाव थे प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा के ऊपर। इन सुझावों की चर्चा मैं आपके साथ एक एक करके करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हार्टॉग समिति ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी जो सुझाव दिए उसमें उन्होंने क्या देखा? तो हार्टॉग ने अपने अध्ययन में यह पाया कि जनसंख्या तो तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के वृद्धि के अनुसार प्राथमिक स्तर पर साक्षरता प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ों का वर्णन किया, अपव्यय और अवरोधन की समस्या को उन्होंने उजागर किया कि ये दो बड़ी समस्याएं हैं। क्या है? तो देखिए, समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है पूरी किए बिना स्कूल से हट जाते हैं उसे अपव्यय कहते हैं, और जो बच्चे एक ही क्लास में 1 वर्ष से अधिक रहते हैं उसे अवरोधन कहते हैं। तो इन दो चीज़ों का हार्टॉग ने प्राथमिक स्तर पर बहुत जोर दिया, क्या? अपव्यय और अवरोधन के ऊपर। समिति ने अपने रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन के निम्नलिखित कारण भी बताए। दोस्तों क्या क्या कारण था? तो देखिए, पहला कारण था कि छात्रों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल नहीं है। आज इसी सब का देन है दोस्तों कि हर गांव में, गांव स्तर पर भी या मोहल्ले स्तर पर भी एक आपको प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल मिलता ही मिलता है, और इसी कारण से बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। वो हार्टॉग समिति ने कहा था क्योंकि उस समय प्राथमिक विद्यालय दूर थे। अपव्यय और अवरोधन का मुख्य कारण दोस्तों निर्धनता था, यानी गरीबी। ये भी एक कारण था। भारत में गरीबी ज़्यादा होने के कारण माता पिता अपने बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप वह अपने साथ अपने बच्चों से भी मजदूरी का काम लेते हैं, मजदूरी करवाते हैं, जिसके कारण वे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि इसका एक कारण अशिक्षा भी है। भारतवासी शिक्षित न होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। दोस्तों जो फोर्थ कारण उन्होंने दिया वो बताया कि अक्सर देखा गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक ही शिक्षक होने से शिक्षा में अवरोध होता है। पहले के स्कूलों में क्या होते थे? एक प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर होते थे। दूर दराज के गांव में तो कई बार एक भी टीचर मौजूद नहीं होते थे, जिसके कारण
वहाँ का एजुकेशन बाधित होता था। पांचवा कारण दिया कि भारतीय शिक्षा की कमियों के चलते प्राथमिक विद्यालयों में अनुपयुक्त शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था, अनुपयुक्त शिक्षकों की नियुक्ति। दोस्तों, छठा कारण उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षकों का न होना तथा शिक्षण सामग्री का अभाव, इन दोनों चीज़ों को बताया। उन्होंने शिक्षकों के क्वालिफिकेशन पर भी प्रश्न खड़ा किया, साथ ही उनके ट्रेनिंग के ऊपर प्रश्न खड़ा किया, और साथ ही साथ शिक्षण सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी एक अभाव का कारण बताया, जिससे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बेहतर न होना। सातवां कारण उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनुपयोगी होना, दैनिक जीवन में इसका लाभ न मिल पाना, और माता पिता का बच्चों को स्कूल से हटा लेना। आठवां कारण, पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय का न होना, गरीब तबका वाले, निम्न तबके वाले लोगों का जहाँ पर जनसंख्या है वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय का ना होना, ये भी शिक्षा को बढ़ाता था। और ये प्राथमिक स्तर पर जो उन्होंने सुझाव दिया वो ये था दोस्तों। साथ ही प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए समिति ने कुछ भी और सुझाव दिए दोस्तों, और इसी पर तो उनका मेन फोकस था। और ये सब तो जो मैंने आपको बताया वो इसी का एक कारण था। तो इसमें जो उन्होंने मेन बताया, जो सुझाव दिए, वो था कि जो प्राथमिक विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहे उन्हें बंद किया जाए, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता ना की जाए, समझ करके धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ा जाए। प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष की जाए, न्यूनतम अवधि 4 वर्ष की जाए, मतलब ये कि 5 वर्ष जो होता है उसको घटाने की बात कही। दोस्तों, पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषयों का स्थान दिया जाए। आज भी व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है, तो इस चीज पर जोर शुरू से ही था। साथ ही दोस्तों, उन्होंने बताया कि योग्य तथा प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने बताया था कि ये कमी है, तो अगर आप इसको सुधार करना चाहते हैं अपव्यय और अवरोधन का, तो आपको ट्रेंड और स्किल टीचर या क्वालिफाइड टीचर की नियुक्ति करनी होगी। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए। वेतन पर चर्चा उस समय से ही किया जाता है दोस्तों, क्योंकि एक शिक्षक को अगर बेहतर वेतन नहीं मिलेगा तो बेहतर तरह से की शिक्षा देने में असमर्थ होगा, चाहे उसका क्वालिफिकेशन कुछ हो, उसकी ट्रेनिंग कुछ हो। तो इस चीज को हटॉग ने समझा। तो दोस्तों, अलग बात है कि आज के सरकारें इस चीज को नहीं समझती। दोस्तों, उन्होंने साथ ही साथ कहा कि वेतन ही ना बढ़ाया जाए, उनकी सुविधाएं भी बढ़ाई जाए, अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के प्रयास किए जाए, प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। यानी अगर लगातार निरीक्षण होगा तो क्वालिटी डेवलप होगा, समर्पण की भावना बढ़ेगी, शिक्षकों के भी और बच्चों को भी। तो प्रश्न उठता है कि इनसे प्रश्न क्या पूछे जाएंगे। तो इसमें से कुछ भी, अब यह क्वेश्चन आएगा कि अपव्यय और अवरोधन की समस्या को उजागर किस कमेटी ने किया, तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा कि हटॉग कमेटी ने की है। और कब की है, इसकी जो 1929 में ये अपना प्रतिवेदन सौंपा, तो 1929 में आएगा। तो ये जो है ना दोस्तों, अब जो है मैं आपके बीच में जो बात करूंगा कि हटॉग समिति के माध्यमिक शिक्षा संबंधी यानी सेकेंडरी एजुकेशन संबंधी क्या सुझाव थे। तो देखिए, समिति ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में कमियां पाई, जैसे प्राथमिक स्तर में उसी तरह से माध्यमिक स्तर में। इसमें क्या था, तो समिति ने रिपोर्ट में बताया कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का परीक्षा प्रधान होना और छात्रों का परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत अधिक था।
ये होना मतलब अधिक होना, ये जो है ना, ये इसकी व्यवस्था को की कमियों को उजागर करता है। मुख्य रूप से समिति ने ये दो कारण बताए। समिति ने इन दोनों कमियों के कुछ निम्नलिखित कारण बताए दोस्तों। तो क्या क्या थे? तो माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का निम्न कोटि का होना, यानी कि उच्च श्रेणी का ना होना, बेहतर क्वालिटी ना होना, क्वालिटी डाउन होना। फिर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का अनुपयुक्त होना, यानी बेहतर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस ना होना। हाई स्कूल के से पहले की कक्षाओं में छात्रों की कक्षों मतलब जो क्लास में जो उनको प्रमोशन मिलता है 6, 7, 8 जो आगे बढ़ते हैं उसमें देने में विनम्र होना दोस्तों। मैंने ऐसे ही आगे बढ़ा देने की जो बात आ रही थी कि बच्चे फेल करें या पास करें, उनको आगे के क्लास में बढ़ा दिया जाता है। शिक्षकों में शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण की कमी होना, शिक्षकों के क्वालिटी के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न उठाया। साथ ही दोस्तों उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों की अरुचि होना, यानी छात्र उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं हो रहे थे। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए समिति ने कुछ सुझाव दिए। और क्या क्या सुझाव दिए? तो कारण बताए। अब सुझाव क्या थे? तो माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार किए जाने तथा जीवन उपयोगी विषयों को स्थान दिया जाए, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें आवश्यक है उन चीजों को सिलेबस में स्थान दिया जाए। दोस्तों माध्यमिक स्तर पर इस कमेटी ने कहा कि माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था की जाए। जो छात्र पास करते हैं उनकी योग्यता तथा आवश्यकता अनुसार उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी कि दोस्तों जो आज की नई शिक्षा नीति है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है, वो हाटॉग कमेटी ने पहले ही बात कही है। तो पाठ्यक्रम में देखिए, पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, सिलेबस में क्या होना चाहिए? तो व्यावसायिक और तकनीकी विषयों का स्थान दिया जाना चाहिए, जिस पर आज के समय में विशेष जोर भी दिया जा रहा है। हाटॉग कमेटी ने इस बात की चर्चा 1929 में ही की। दोस्तों हाई स्कूल स्तर पर छात्रों के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सके। मतलब हाई स्कूल से ही इस चीज़ का, आज के समय में ऐसा नहीं है कि आप रुचि के सब्जेक्ट चुन सके, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। पर उस समय जो हाटॉग कमेटी थी उसने कहा कि नहीं, छात्रों को रुचि के सब्जेक्ट पढ़ने की स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें चुनने का अधिकार दिया जाए। दोस्तों योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये बहुत बड़ा जोर था। एक तरफ जहां वेतन और शिक्षकों के वेतन और उनकी सुविधाओं की बढ़ाने की बात की, वहीं पर शिक्षकों की योग्यता और उनके प्रशिक्षण पर भी बात इस कमेटी ने की। अध्यापकों के वेतन बढ़ाए जाने और उनकी सेवा शर्त में सुधार किए जाएं, इस कमेटी ने बात कही थी दोस्तों, जिसके लिए आज के समय में सभी राज्यों में जो खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं इसकी मांग करते रहते हैं, सरकार से उनका रोज अनबन होते रहता है। हर कमेटी ने इस तरह की बात कही है दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि हायर एजुकेशन में हाटॉग कमेटी की क्या सुझाव थे, क्या सजेशंस थे। तो हाटॉग कमेटी ने बताया कि कॉलेजेस की संख्या तो बढ़ रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन उनका जो गुणात्मक स्तर है उसका में लगातार गिरावट आ रही है। इसके साथ ही समिति ने अभी कहा कि जो हायर एजुकेशन है उसका जो सिलेबस है वो सैद्धांतिक है, ट्रेडिशनल है, और जो कि शिक्षितों को नौकरी उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से सहायक नहीं है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। समिति ने उच्च शिक्षा की इन कमियों के निम्नलिखित कारण बताए। पहले कारण बताए, फिर सुझाव। देखिए कारण क्या क्या थे।
तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का रोजगार परक न होकर केवल सैद्धांतिक होना। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ऑनर्स कोर्स का उचित रूप से संचालन न करना उस समय की एक भारी कमी थी। दोस्तों, लाइब्रेरीज की उचित व्यवस्था न होना एक बहुत बड़ा कारण था। लाइब्रेरी अगर नहीं रहेंगे तो जो गरीब छात्र रहेंगे, वो बाकी भी जो छात्र हैं, वो लगातार कहाँ से पुस्तकें पढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कमी थी जिसको दूर करने जिसका एक कारण गिनाया हटॉग कमेटी ने। हटॉग कमेटी ने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उससे संबंधित जो कॉलेजेस हैं, उनके बीच उचित रिलेशन नहीं है, तारतम्य नहीं है। दोस्तों, इंटर पास सभी छात्र छात्राओं को उस शिक्षा हेतु समान रूप से प्रवेश देना भी एक कारण बताया। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में छात्रों की संख्या उनकी क्षमता से अधिक होना। अब ज़्यादा छात्र, क्षमता से अधिक छात्र होंगे तो एजुकेशन में तो कमी आएगी ही, तो ये एक कारण बताया। दोस्तों, समिति ने उच्च शिक्षा संबंधी दोषों को दूर करने के जो सुझाव दिए, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षण एवं शोध संस्थाओं के रूप में दोस्तों देश में कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका विकास किया जाए, ऐसा हटॉग कमेटी ने कहा। देखिए, ऑनर्स कोर्स को बढ़ावा दिया जाए जिसका स्तर सामान्य कोर्स से ऊंचा हो, मतलब जो ऑनर्स करे, जनरल और ऑनर्स में फ़र्क हो। साथ ही दोस्तों, उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए तथा औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सभी यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज और शोधशालाओं यानी कि रिसर्च सेंटर्स की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही दोस्तों, सभी छात्रों को प्रवेश न देकर केवल योग्य और सक्षम छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए, जिसका कारण उन्होंने बताया था, सुझाव यही दिया उन्होंने। तो दोस्तों, ये थे हटॉग कमेटी के सुझाव। क्या कारण थे, उन पर सुझाव उन्होंने सब दिया और इन सुझावों से भारतीय शिक्षा में एक नई जागृति आई, एक नया सुधार आया।